दास्तान इश्क की भाग 25। अब तक आपने पढ़ा। ओम ठाकुर आदित्य के घर विक्रम की शादी का कार्ड देने आते हैं और आदित्य को ये बताते हैं कि कांता प्रसाद जी उनकी बेटी आकांक्षा से आदित्य की शादी करना चाहते थे। अब आगे आदित्य राघव के साथ घर लौट आता है। राधिका और कावेरी बाहर ही बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। उन दोनों को आता हुआ देखकर राधिका ने लाजो को पानी लाने के लिए बोला। कैसी रही मीटिंग आपकी? राधिका ने आदित्य से पूछा। ठीक थी, आप ठीक है ना? आदित्य ने पूछा। हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ कुंवर जी, बिल्कुल ठीक है। ये इतनी ठीक है कि आज इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया, कावेरी ने कहा। आदित्य ने राधिका की तरफ देखा तो राधिका ने कहा, अरे आज मेरा मन नहीं था, वो नाश्ते में आलू के पराठे खा लिए इसलिए। तब तक शीतल और देवेंद्र जी भी बाहर आ गए। लाजो पानी लेकर आई तो राघव ने पानी लेते हुए कहा, भाभी कुछ अच्छा सा खिला दो, भूख लग रही है। हम अभी लेकर आते हैं, राधिका ने कहा। राघव की इस बात पर लाजो ने कहा, राघव बाबू, आपकी होने वाली बीवी सामने बैठी है और आप तब भी ठकुराइन से बोल रहे हैं खाने के लिए। राघव मुस्कुराया और बोला, अरे उनके हाथ से बना हुआ खाना तो हम जिंदगी भर खाएंगे, लेकिन भाभी के हाथ का तो कभी कभी मिलता है। वैसे आप ही बना दे कुछ, हम भाभी से नहीं कहेंगे। राघव की ये बात सुन के लाजो लाती हूँ कहकर किचन की तरफ चली गई। सब राघव की बात पर हंस दिए। चाय पीकर आदित्य ने राघव और भुवन से कहा, तुम आओ जरा, कुछ बात करनी है। वो तीनों स्टडी रूम में चले गए। आदित्य ने भुवन से कहा, एक मीटिंग फिक्स करो कांता प्रसाद जी के साथ। जी कुंवर, भुवन ने कहा। भुवन, कोई घर में नया आया है या कोई घर से बाहर गया है? हाँ, वो लाजो बता रही थी कि जो लोग उसके साथ आए थे उनमें से एक, जिनका नाम शांति है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो ही बाहर गई थी। कौन से दिन की बात है ये? जिस दिन ठकुराइन का प्लास्टर कटा उसके 3 दिन पहले, भुवन ने कहा। राधिका पर वो हमला आकांक्षा ने करवाया था, नजर रखो उस पर, और किसी पर शक हो तो उस पर भी। कोई तो है जो यहाँ की खबर दे रहा है। पर आकांक्षा जी ने क्यों? भुवन ने कहा। क्योंकि आकांक्षा आदि से प्यार करती है। आज जो ओम ठाकुर बताकर गए उस बात से तो यही लगता है, राघव ने कहा। ये क्या कह रहे हो राघव? आदित्य ने कहा। आदि, तुम समझ नहीं पाए, आकांक्षा शुरू से तुमसे प्यार करती थी। कभी देखा तुमने उसको और किसी के साथ? वो हर वक्त तुम्हारे ही साथ रहती थी। तुम्हारी बातों के अलावा उसके पास कोई बात ही नहीं थी। जो पढ़ाई तुमने की वही उसने की, लेकिन कभी मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा नहीं। वो मेरी दोस्त है बस, आदित्य ने कहा। प्यार पर किसी का बस होता है क्या आदि? वो तो बस हो जाता है, राघव ने कहा। आदित्य ने राघव की तरफ देखा और बोला, हाँ सही कहा, जैसे मुझे राधिका से हो गया। ये सब छोड़ो, फिलहाल तो नजर रखो सब पर और सारे गार्ड्स को अलर्ट कर दो। राघव आदित्य से बात करके अपने घर चला गया। रात को खाकर सब अपने अपने कमरे में आ गए। आदित्य अपने कमरे में ही कुछ काम कर रहा था। उसने देखा कि राधिका किसी सोच में गुम है। उसने अपना काम रोका और राधिका को पुकारा, राधिका। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य उठकर राधिका के पास गया। उसने फिर पुकारा, राधिका। राधिका जैसे नींद से जागी हो, वो बोली, कुछ कहा आपने कुंवर? आदित्य ने राधिका के पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। आपका काम हो गया? हाँ हो गया, लेकिन आप बताएं, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं कुंवर, राधिका ने अपनी आंखें नीची कर ली। आदित्य ने राधिका को गले से लगाते हुए कहा, आप किसी भी बात को लेकर कुछ भी मत सोचें, ओम ठाकुर की बात को भी नहीं। उसने राधिका को अपने से अलग किया। राधिका उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे जो आदित्य को दिखाई दे रहे थे। आदित्य ने फिर कहा, आप आकांक्षा को लेकर कुछ सोच रही हैं? मत सोचे, हम सिर्फ साथ पढ़े और आना जाना था कांता प्रसाद जी का हमारे घर में। आकांक्षा मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। आदित्य सिर्फ आपका है और आपका ही रहेगा, वादा है मेरा आपसे। राधिका अभी भी चुप थी। आदित्य ने उसके माथे को चूमा। राधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। भुवन ने आदित्य को बताया कि उसने कांता प्रसाद जी से मीटिंग फिक्स कर दी है, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं, घर पर ही मिलेंगे।
भुवन ने ये भी बता दिया कि कांता प्रसाद जी ने आकांक्षा को शादी तक कहीं बाहर ना निकलने के लिए कहा है। आदित्य कांता प्रसाद जी के घर पहुंचा तो वो आदित्य का ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आदित्य को आते देखा तो अपना फोन बंद किया और उठकर खड़े हो गए। आइए कुंवर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आदित्य ने झुककर उनके पैर छुए और पूछा, आप और आंटी सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है। रेखा मंदिर गई है, अभी आ जाएगी। तुम कैसे हो राघव? और वीर प्रताप जी कैसे हैं? शादी की बहुत बहुत बधाई हो। राघव ने थैंक्स बोला और बताया कि सब ठीक है और उनके पैर छुए। आओ बैठो। भुवन ने बताया कुछ बात करनी थी तुम्हें। जी, आदित्य ने कहा। कहो। पापा तो है नहीं, अब तो आप ही मुझे सच बताएंगे। अंकल, क्या ये सच है कि आप आकांक्षा की शादी मुझसे करने की बात करने पापा के पास आए थे? हाँ सच है, मैं आया था और उसी दिन मुझे पता चला कि ठाकुर साहब ने तो तुम्हारी शादी बचपन में ही सुरेंद्र की बेटी से तय कर दी थी और उस दिन वो देवेंद्र जी के साथ वही बात कर रहे थे। मुझे ये बात पता ही नहीं थी, या ये कह लो कि इस तरह की बात हुई ही नहीं तो पता कहाँ से चलती। अंकल, मैंने कभी आकांक्षा को दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा और ऐसा किसी रिश्ते से तो कभी नहीं सोचा। गलती मेरी ही है। तुम दोनों साथ बड़े हुए तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, और आकांक्षा जिस तरह से तुम्हारी बातें करती थी, मुझे पता था कहीं न कहीं वो तुम्हें चाहने लगी है, इसीलिए मैं उस दिन गया था। कांता प्रसाद जी की आंखों में नमी थी। आखिर हो भी क्यों ना, बेटी है आकांक्षा उनकी, और उसकी जिंदगी में क्या कुछ नहीं हो गया। उन्होंने फिर कहा, चलो जो हुआ सो हुआ। वैसे मैं तुमसे बदला लेने आया था वापस, लेकिन अब सोचता हूँ कि क्या होगा उस सब से। सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा। तुम्हारी दोस्त की शादी है विक्रम से, पता तो चल ही गया होगा तुम्हें। आदित्य ने सिर हिलाकर जी कहा। मैं मिल सकता हूँ आकांक्षा से? आदित्य, वो कांता प्रसाद जी कुछ कहते कहते रुक गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, वो अपने कमरे में है, जाओ मिल लो। आदित्य उठा और आकांक्षा के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से आकांक्षा ने पूछा। आदित्य। आकांक्षा ने जब आदित्य सुना तो उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने मन में ही बोला, मुझे पता था जब तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो तुम जरूर आओगे आदि। उसने दरवाजा खोला और आदित्य को अंदर बुलाया। आदित्य अंदर गया तो आकांक्षा ने उसे बैठने के लिए बोला। आदित्य चेयर पर बैठ गया। उसने पूछा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसे हो और कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? सब ठीक है, तुम भी तो शादी कर रही हो। आकांक्षा ने धीरे से कहा। राघव की भी शादी हो रही है ना? उसने फिर पूछा। हाँ, उसकी भी शादी है। तुम खुश हो शादी करके? आकांक्षा ने पूछा। हाँ, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम खुश नहीं दिख रही। आदित्य ने कहा, क्या फर्क पड़ता है खुश होने या ना होने से? इंसान खुश तब होता है जब उसको मनचाहा कुछ मिलता है, और मेरी चाहत तुम थे। आकांक्षा की इस बात पर आदित्य ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा, उससे ज्यादा कभी मेरे मन में कुछ आया ही नहीं। जो साथ रहा उसके लिए कभी कुछ नहीं आया मन में, और जिसे कभी देखा नहीं उससे शादी कर ली। आकांक्षा ने कहा, वो पापा का फैसला था, उन्होंने तय किया था रिश्ता। तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कहते हुए आकांक्षा उसके पास आ गई। नहीं, मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। आदित्य चेयर पर से उठने लगा तो आकांक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सीने से जाकर लग गई। आदित्य ने उसे अपने से अलग किया और बोला, संभालो अपने को, तुम संभाल लो मुझे आदि। आकांक्षा, तुम विक्रम से शादी कर रही हो। आकांक्षा ने फीकी सी हंसी के साथ कहा, शादी नहीं, समझौता कर रही हूँ। शादी तो मैं तुमसे करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है और मैं राधिका से बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी विक्रम से शादी करके खुश रहोगी। खुश? क्या होती है खुशी? शादी तो मैंने लंदन में भी की थी, पर देखो वो भी रास नहीं आई। आकांक्षा ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चे का तो ख्याल करो। आदित्य ने जब ये कहा तो आकांक्षा मुस्कुराते हुए उससे बोली, पापा ठीक कहते हैं, पत्ता भी हिलता है किशनगढ़ में तो आदित्य को पता होता है। और कुछ कहना या पूछना चाहते हो? राधिका पर हमला तुमने क्यों करवाया, ये भी पता है तुम्हें? आकांक्षा ने ताली बजाते हुए कहा, तो ये भी जान लो
मैं जान ले लूंगी उसकी। उसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। आकांक्षा, आदित्य ने तेज से कहा, कोशिश भी मत करना। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें इस शहर से बाहर भेजने में। कहाँ गायब होगी तुम, ये तुम्हारी 7 पीढ़ियां खोजती रह जाएंगी। मुझे किसी गवाह या वकील की जरूरत नहीं है, समझी तुम? इतना प्यार करते हो उससे? क्या बात है, चलो देखते हैं तुम जीतते हो या मैं। छोड़ूंगी तो नहीं मैं उसको। तुम धमकी दे रही हो? मैं कैसे आदित्य ठाकुर को धमकी दे सकती हूँ? मैं तो करके दिखाऊंगी। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी राधिका को। आकांक्षा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी नहीं थी। समय ने ऐसा बना दिया मुझे, और अब तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आदित्य ने कुछ कहा और आकांक्षा के कमरे से बाहर निकल आया। तब तक रेखा भी आ गई। उसने आदित्य और राघव को देखा। आदित्य और राघव ने उसके पैर छुए। रेखा ने उसे बैठने के लिए बोला, लेकिन आदित्य 1 मिनट भी अब रुकना नहीं चाहता था। उसने राघव को चलने के लिए बोला और दोनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। रास्ते में आदित्य ने राघव को सब बताया। राघव ने कहा, अब सबको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। पता नहीं कब ये आकांक्षा क्या कर दे। शादी तक तो वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद विक्रम का साथ उसे मिल जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा। तुम काका को भी बता देना और थोड़ा अलर्ट रहो। राघव ने कहा। उधर घर में लाजो सब काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि उसने देखा कि राधिका के कमरे से कुछ आवाज आ रही है। दोपहर का खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए थे। कावेरी ने कहा था उसे थोड़ा पढ़ना है, तो वो दूसरे कमरे में थी। शीतल और देवेंद्र जी अपने कमरे में। लाजो राधिका के कमरे में जाने लगी। उसने एक कदम ही रखा था कि उसे शांति की आवाज आई। ठाकुराइन, ये पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी और आपके शरीर को ठंडक भी मिलेगी। राधिका ने वो ग्लास हाथ में ले लिया। क्या दे रही हो इनको? लाजो ने पीछे से पूछा। जी, मैंने बनाया है जड़ी बूटियों से, बहुत फायदा करता है। अच्छा? लाजो उसे देखती हुई आगे बढ़ रही थी। शांति थोड़ा सा डर गई थी, फिर भी वो अपनी जगह से हिली नहीं। लाजो ने राधिका के हाथ से ग्लास लिया और उसे देते हुए बोली, तुम पी लो, इनको जरूरत नहीं है। इनको वही दिया जाता है जो डॉक्टर ने बोला है। शांति ने फीकी सी हंसी के साथ ग्लास ले लिया और बाहर जाने लगी। लाजो ने उसका रास्ता रोककर बोली, यहीं पियो, मैं किचन में पी लूंगी। यहाँ मालकिन के सामने कैसे पीऊं? जैसे लेकर आई वैसे ही पियो। लाजो ने थोड़ा जोर से कहा। क्या हुआ लाजो, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? राधिका ने पूछा। अभी पता चलेगा, लाजो ने शांति की आंखों में देखते हुए कहा। शांति घबराकर पीछे होने लगी। लाजो ने उसका हाथ पकड़ा और शांति ने ग्लास नीचे गिरा दिया। लाजो ने एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारा और उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़कर बोली, क्या था इसमें, बोल। मुझे नहीं पता, शांति ने कहा। ग्लास गिरने की आवाज सुनकर कावेरी राधिका के कमरे में आई और वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। उसने लाजो से पूछा, क्या हुआ? लाजो ने कहा, दीदी ये कुछ पिला रही थी ठकुराइन को। मैंने पूछा तो ग्लास गिरा दिया हाथ से। कावेरी ने इतना सुना तो शांति से पूछा, क्या था इसमें? शांति चुपचाप खड़ी थी। कावेरी ने लाजो से कहा, पकड़ो जरा इसके दोनों हाथ, मैं उगलवाती हूँ इससे। लाजो ने उसके दोनों हाथ कस के पकड़े और जोर से 2-3 थप्पड़ उसके गाल पर मारे। वो और मारने जा ही रही थी कि शांति बोली, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, मुझे तो ये बाहर पेड़ के पास रखा हुआ मिला। उस दिन जब मेरी तबीयत खराब थी तो मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझसे बात की और बोला, जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी तो बहुत पैसे दूंगा। उसने मुझे 5,000 रुपए दिए और बोला बाकी का काम हो जाने पर देगा। बस उसे यहाँ क्या हो रहा है उसकी जानकारी देनी थी। अब तक क्या बताया तुमने? लाजो ने पूछा। मालकिन प्लास्टर कटवाने गई थी, वो बताया। कैसे बताया? उसने फोन दिया है उसी पर, लेकिन वो कॉल करता है तब, मैं कॉल नहीं कर सकती। ये पिलाने को उसने कल बोला था और पेड़ के पास रख देगा ये भी। कावेरी ने उसकी बात सुनी और बाहर जाकर भुवन और किशन को बुलाया। उन्हें पूरी बात बताई और उसे पकड़कर रखने के लिए बोला। भुवन ने उसका फोन निकलवाया और जिस नंबर से कॉल आता था पता करने की कोशिश करने लगा। आदित्य और राघव भी घर लौट आए थे। ये बात सबको पता चल गई थी। भुवन ने पता करके बताया कि वो जो शांति को कॉल करता था दिनेश का आदमी था। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।